नमस्कार मित्रों, जिद्दी एस्पिरेंट के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के बारे में, जो कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला टॉपिक है। और यह ना सिर्फ यूजीसी नेट के लिए बल्कि अलग अलग स्टेट के सेट एग्ज़ाम, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, पीजीटी इकोनॉमिक्स सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत हम किसी उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता हर वह व्यक्ति होता है जो किसी न किसी वस्तु और सेवा का उपभोग करता है। जैसे कि हम और हम सभी एक उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार क्या है? उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि उपभोक्ता अपनी आय का उपयोग विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में किस प्रकार करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। देखिए, हम एक उपभोक्ता के रूप में क्या चाहते हैं कि हमारी आय विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में इस प्रकार से खर्च की जाए कि हमें प्राप्त होने वाली जो संतुष्टि है वह अधिकतम हो सके। हम अपनी आय को अपनी नीड्स और वांट्स में इस तरह से खर्च करते हैं, जैसे सबसे पहले हम हमारी नीड पूरी करते हैं, उसके बाद हम हमारी वांट्स पूरी करते हैं। एक उपभोक्ता के रूप में हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो हमारी आय है वह इस प्रकार से खर्च हो कि क्या हो सके, अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके। अधिकतम संतोष कैसे? देखिए, हर वस्तु और सेवा का उपभोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमें क्या प्राप्त होती है? उससे हमें प्राप्त होती है उपयोगिता। किसी भी वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने से हमें क्या प्राप्त होती है? उपयोगिता प्राप्त होती है। उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु में निहित आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। यदि हमें भूख लगती है, हम एक रोटी का उपभोग करते हैं, तो उससे हमें क्या होती है? संतुष्टि प्राप्त होती है। हमें कपड़ों की आवश्यकता है, कपड़े पहनने से हमें क्या मिलता है? उपयोगिता प्राप्त होती है। मूवी देखने से क्या होता है? उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी किसी भी वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने से हमें क्या प्राप्त होता है? संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसी संतुष्टि को अधिकतम करना हर उपभोक्ता का लक्ष्य होता है। इसीलिए हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं कि एक उपभोक्ता यह समझ सके कि वह अपनी आय को किस प्रकार से वितरित करे, अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में किस प्रकार से वितरित करे कि उसे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वह क्या हो सके? अधिकतम हो सके। इसके अंतर्गत हम उपयोगिता यानी उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु में निहित आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। अब हम देखते हैं उपयोगिता के माप के दृष्टिकोण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें उपयोगिता को दो तरह से समझना है। पहला क्या है? गणनावाचक उपयोगिता, और दूसरा है क्रमवाचक उपयोगिता। गणनावाचक और क्रमवाचक। तो गणनावाचक जो उपयोगिता है, इसके समर्थक कौन थे? प्रोफेसर मार्शल। जो प्रोफेसर मार्शल थे, इन्होंने गणनावाचक उपयोगिता का समर्थन किया था और इन्होंने एक यूनिट दी थी। क्या दिया था? उपयोगिता को मापने का एक यूनिट दिया था जिसे यूटिल्स कहते हैं। इनका कहना था कि जो उपयोगिता होती है, जैसे किसी वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने से हमें जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम माप सकते हैं, और वो मापने की इकाई क्या थी? यूटिल्स। तो इसके समर्थक कौन थे? प्रोफेसर मार्शल। और प्रोफेसर मार्शल का जो गणनावाचक सिद्धांत था उपयोगिता का, इसकी कई अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की थी। तो इसके आलोचक में कौन कौन शामिल थे? इसके आलोचक में शामिल थे हिक्स और पेरेटो। जो हिक्स और पेरेटो थे, इनका कहना था कि हम उपयोगिता को गणना नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता है कि किसी वस्तु और सेवाओं के उपभोग से उसे कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे बात विचारणीय भी है, जैसे कि एक सेब का उपभोग किया, तो हम यह तो कह सकते हैं कि हमें संतुष्टि प्राप्त हुई, लेकिन इस संतुष्टि को हम किसी जैसे अंकों में कि हमें इससे 5 संतुष्टि प्राप्त हुई है, 6 संतुष्टि प्राप्त हुई, यह हम कैसे बता सकते हैं? तो प्रोफेसर मार्शल का मानना क्या था कि हम इसे माप सकते हैं, इसकी गणना हम कर सकते हैं। और जो हिक्स और पेरेटो थे, इनका कहना था कि हम इसे गणना नहीं कर सकते हैं। तो एक दूसरी विचारधारा सामने आई, वो क्या थी? क्रमवाचक।
यानी उपयोगिता का कम क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या कहता है कि हम उपयोगिता की गणना नहीं कर सकते हैं, मगर हम उपयोगिता को क्या दे सकते हैं, एक क्रम दे सकते हैं कि हमें इस वस्तु का उपभोग करने से मतलब सबसे ज़्यादा संतुष्टि हमें इस वस्तु की उपयोगिता प्राप्त हुई इस वस्तु से, और इस वस्तु से हमें इससे कम उपयोगिता प्राप्त हुई, और इस वस्तु से हमें सबसे कम उपयोगिता प्राप्त हुई। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, उपयोगिता को एक क्रम दे सकते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर है। हम वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग को क्रम दे सकते हैं। जैसे कि सेब खाने से मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हुई, केला खाने से उससे कम संतुष्टि प्राप्त हुई, अनार खाने से मुझे उससे कम संतुष्टि प्राप्त हुई। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम इसे हमारे अनुसार, उपभोक्ता की रुचि के अनुसार आदि के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उसे एक क्रम दे सकते हैं। हम इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। तो इसके समर्थक कौन कौन थे? इसके समर्थक थे हिग्स, पेरेटो और एलन। हिग्स, पेरेटो और एलन क्रमवाचक के समर्थक थे, और प्रोफेसर मार्शल जो थे वो गणनावाचक उपयोगिता के समर्थक थे। वो क्रमवाचक उपयोगिता की आलोचना किसने की थी? तो क्रमवाचक उपयोगिता की आलोचना की थी रॉबर्टसन और आर्मस्ट्रॉन्ग को। आप क्या कीजिए, आप पढ़ने के साथ साथ इनके नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर क्लास खत्म होने के बाद मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं उपयोगिता के प्रकार। देखिए, हमने उपयोगिता को समझा कि किसी भी वस्तु को जब हम उपभोग करते हैं तो वह हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, उससे हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। अब उपयोगिता के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि कुल उपयोगिता। जैसे कि हमने 5 केले हैं, और 5 केलों का जब सेवन किया, उपभोग किया, तो उससे हमें जितनी भी संतुष्टि प्राप्त हुई वो क्या कहलाएगी? कुल उपयोगिता कहलाएगी। और जो अलग अलग केले, जैसे कि पहला केला खाने से हमें जो संतुष्टि प्राप्त हुई वो पहले केले की सीमांत उपयोगिता, दूसरे केले को खाने से जो संतुष्टि प्राप्त हुई वो दूसरे केले की सीमांत उपयोगिता, तीसरे केले को खाने से जो संतुष्टि प्राप्त हुई वो तीसरे केले की सीमांत उपयोगिता। यानी कि कहले का मतलब क्या है कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो सीमांत उपयोगिता, मतलब जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। और सभी कुछ इकाइयां जो होती हैं, जैसे 5 केले थे, तो 5 केलों को खाने से जो उपयोगिता प्राप्त हुई है वह क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी टोटल यूटिलिटी, यानी कि कुल उपयोगिता। तो जो कुल उपयोगिता होती है वह क्या होती है? सीमांत उपयोगिता का ही सम होती है। यानी कि सभी सीमांत उपयोगिताओं को यदि जोड़ दिया जाए तो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ पे हम इस तालिका के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। जैसे कि हमने, मान लीजिए हम किसका एग्जाम्पल लें, केले का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि केले की अलग अलग मात्राएं हमने उपभोग की। पहले केले का उपभोग करने पर हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई? मार्जिनल यूटिलिटी 10 यूटिल्स के बराबर हमें संतुष्टि प्राप्त हुई। और जो दूसरा केला था उसके उपभोग से हमें प्राप्त हुई 8, यानी कि टोटल कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई? 18। तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। और दूसरे केले की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, तीसरे केले को खाने से हमें 6 यूटिल्स की संतुष्टि प्राप्त हुई, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई हमारी? 24 हो गई। वहीं फिर इसके बाद अगले केले का उपभोग करने से 4, उसके बाद उपभोग करने से 2, उसके बाद उपभोग करने से 0, उसके बाद उपभोग करने से -2। यानी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का यहाँ उपभोग करते जा रहे हैं, हमारी यूटिलिटी क्या होती जा रही है? गिरती जा रही है। टोटल यूटिलिटी क्या होती जा रही है? गिरती जा रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है। अब मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में संबंध क्या है, यहाँ देखते हैं हम इस ग्राफ के माध्यम से। यहाँ देखिए कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा गिरती हुई होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मान लीजिए हम केले का एग्जाम्पल लिया था, जैसे हमें जोरों की भूख लगी हुई थी। तो जोरों की भूख जब हमें लगी हुई थी, तो जब हमने पहले केले का उपभोग किया तो हमें क्या हुआ? 10 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी प्राप्त हुई। अब क्या हुआ? भूख हमारी थोड़ी सी शांत हो गई, तो हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी? 8 केले के बराबर। उसके बाद भी अगर हम उपभोग करेंगे तो 6 के बराबर, उसके बाद उपभोग करेंगे तो 4 के बराबर। एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारा पेट भर चुका होगा, उसके बाद भी यदि हम उपभोग करेंगे तो क्या होगा? हमें कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। अब यह वह दशा होती है कि जहां हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुके हैं। यदि इसके बाद भी अगर हम वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग जारी रखते हैं
तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, नकारात्मक हो जाएगी। तो इस नियम के अंतर्गत हम क्या समझ सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं क्या होती है, घटती जाती है। देखिए इस ग्राफ में भी यहाँ पे दिखाया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि नीचे गिरता हुआ होता है। तो जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, जब ये मार्जिनल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव थी, यहाँ पे देखिए जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी, यानी कि इस बिंदु तक, ये जो बिंदु है इस बिंदु तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, तब तक हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ये देखिए टोटल यूटिलिटी यहाँ पे बढ़ रही थी, ये जो लाइन है यहाँ पे। और जैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, शून्य होगी, यहाँ पे जब हमने 6 किलो का उपभोग करा तो हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हुई वो क्या हुई, जीरो। जब जीरो मार्जिनल यूटिलिटी होती है तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, अधिकतम हो जाती है। जैसे कि 6 किलो का उपभोग करने पर हमें कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई, 30 के बराबर, तो यह अधिकतम उपयोगिता है। और इसके बाद भी अगर हम वस्तु और सेवाओं का उपभोग जारी रखते हैं तो क्या होता है, नकारात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। यदि आपने भरपेट केले खा लिए, आप उसके बाद भी अगर केलों का सेवन जारी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, उल्टी होने की संभावना हो जाएगी। तो यही क्या होता है, नकारात्मक उपयोगिता होती है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने और अधिक वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग जारी रखेंगे तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हुई। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है, हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, गिरना स्टार्ट कर देती है। और यह जो बिंदु है जहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है या जीरो होती है, वहीं पे क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, हमारी मैक्सिमम हो जाती है। देखिए यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्मूले के रूप में लिख के रखा है, यहाँ पे क्या है, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है हमारी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जीरो है, तो जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है। देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर भी अगर हम उपभोग को जारी रखते हैं तो क्या होगा, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली जाएगी और टोटल यूटिलिटी हमारी घटने लग जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आगे देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जो हमने इस टेबल में समझा उसी को ही मार्जिनल सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहा जाता है। देखिए एक बार फिर समझते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये जो है किसने दिया था, इसका प्रतिपादन किया था गोसेन ने। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किया था गोसेन ने, कब किया था, 1854 में। देखिए ये जो फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में पूछे गए हैं। और ये जो यहाँ पे लिखे हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये दोहराए भी जा सकते हैं किसी आने वाली एग्जाम में। तो आप क्या करें, इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि इसे रिवाइज करते रहेंगे तो क्या होगा, अचानक से क्लिक हो जाएगा। यानी कि हमने देख लिया और निकाल दिया ना, तो ये अचानक से हमें रिकॉल नहीं कर पाएंगे इनको। तो देखते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था, गोसेन ने किया था। कब किया था, 1854 में किया था, 1854 में किया था। आगे देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो नाम है ये किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। इसका प्रतिपादन तो किया था गोसेन ने, लेकिन इसे जो नाम दिया था ये किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। और जेवनसन जो थे, जेवनसन ने इसे क्या कहा था, गोसेन का प्रथम नियम कहा था। जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है ना, इसे जेवंस ने क्या कहा था, गोसेन का प्रथम नियम कहा था। देखिए तो नियम क्या था, नियम यह था कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिकाधिक उपभोग करता है, वैसे वैसे उस वस्तु से जो प्राप्त होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जैसे कि अब हमने अभी ऊपर समझा भी था कि जैसे जैसे हम अधिक अधिक केलों का उपयोग करते जा रहे हैं, क्या होती जा रही है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है। और यह क्या हो जाती है, देखो यहाँ पे रेड से जो हमने ये लिखा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। यह शून्य या नकारात्मक भी हो सकती है। हमने देखा भी था कि हमारा पेट भर जाने के कारण हमारे क्या हुआ था, शून्य उपयोगिता प्राप्त हुई थी। मार्जिनल यूटिलिटी जो थी सीमांत उपयोगिता वह शून्य हुई थी। और इसके बाद भी अगर हम उपभोग को जारी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उपयोगिता नकारात्मक में चली जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यह नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिकाधिक उपभोग करता है, वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है, वो क्या होती है, गिरती जाती है। यह शून्य या नकारात्मक भी हो सकती है। अब इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को हम समझ लेते हैं। जिन मान्यताओं को लागू करने पर ही यह नियम कारगर होता है,
जैसे कि क्या है, केवल मानक इकाइयों का प्रयोग। मानक इकाइयों का प्रयोग से क्या मतलब है, मानक इकाइयाँ यानी कि जो केले हैं वो केले क्या हो, समान हो। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे अलग अलग यूनिट्स है, जैसे कोई केला छोटा है कोई केला बड़ा है, तो हम उपभोग जो करेंगे तो अलग अलग संतुष्टि प्राप्त होगी। अब हम बोलें कि हमने जो पहली रोटी थी वो कैसी खाई है, बड़ी रोटी खाई है, और जो हमने उसके बाद वाली जो रोटी थी वो कौन सी खाई है, जो हम लास्ट में छोड़ देते हैं, जब जब आटे की थोड़ी सी लोई बच जाती है तो उससे जो लास्ट में जो हम छोटी सी रोटी बनाते हैं। जैसे हमारे घर में पहले क्या होता था कि जो पहली रोटी है वो गाय को देंगे, उसके बाद जो आटा बच जाता था लास्ट में लोई, उससे छोटी सी रोटी बनाई जाती थी, वो किसके लिए बनाई जाती थी, कुत्ते के लिए। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं भैया, हमने पहले जो रोटी खाई है इससे हमें इतनी संतुष्टि प्राप्त हुई, और दूसरी दूसरी जो रोटी खाई उससे तो हमें बहुत कम संतुष्टि प्राप्त हुई, मतलब अचानक से एकदम से बहुत कम प्राप्त हुई, या फिर संतुष्टि में कोई फर्क हमें नहीं दिखा। तो ये क्यों होगा, क्योंकि हमने जो इकाइयाँ ली हैं, हमने जो इकाइयाँ ली हैं वो क्या ली हैं, असमान ली हैं। इकाइयाँ समान नहीं है। यदि हम पहली रोटी भी इस साइज़ की खाएंगे, दूसरी भी इस साइज़ की खाएंगे, तीसरी भी इस साइज़ की खाएंगे, तभी यदि हम निरंतर जो है समान समान इकाइयों का उपभोग करेंगे, तभी इस नियम को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे अलग अलग उपभोग करने पर हमारी जो संतुष्टि है वो गिर रही है। इकाइयाँ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो निरंतर उपभोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज एक रोटी खा ली, कल एक रोटी खा ली, परसों एक रोटी खा ली, अब क्या होगा भैया, संतुष्टि तो हमें समान मिल रही है, फिर आपका नियम तो फेल हो गया। लेकिन नहीं, ये नियम क्या कहता है, इसकी मान्यताएं क्या है कि मानक इकाइयाँ हों और निरंतर उपभोग हो। ऐसा नहीं है कि आज एक रोटी का उपभोग, कल एक रोटी का, नहीं, उपभोग निरंतर होना चाहिए और मानक इकाइयाँ होनी चाहिए। और क्या है, मूल्य जो है वो अपरिवर्तित होने चाहिए। देखो, मूल्य से भी हमारी उपयोगिता परिवर्तित होती है। कई बार जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि हमें अब प्राइस कम हो जाएगा तो हम किसी वस्तु को क्या है कि अधिक उपभोग कर लेंगे, प्राइस बढ़ जाएगा तो हम कम उपभोग करेंगे। तो हमारा जो उपभोग होता है वो मूल्य से भी क्या होता है, जो है निर्भर करता है मूल्य के ऊपर भी। तो मूल्य भी क्या होना चाहिए, अपरिवर्तित होना चाहिए। हमारी रुचि, आदत, स्वभाव, फैशन, आय आदि में क्या होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि हमने जब किसी पहली वस्तु का उपभोग करा तब हमारी रुचि कुछ और थी, उसके बाद हमारी रुचि में परिवर्तन हो गया, तो यह नियम क्या होगा, हमारा नियम फेल हो जाएगा। जो आदतें हैं और स्वभाव है और फैशन है, आय है, इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब हम नियम का अध्ययन करेंगे तो नियम की मान्यता क्या कहती है कि इन सभी में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लो आज आपने एक कपड़ा खरीदा, उससे आपकी संतुष्टि, जैसे कि अभी मान लो फैशन में क्या है, बेगी जीन्स फैशन में चल रही है, तो आपने क्या किया, बेगी जीन्स खरीद ली। अब दूसरे दिन आप देख रहे हैं कि फैशन, दूसरे दिन क्या, मान लो अगले साल आप कपड़े खरीदने जाते हैं, तो आपको जीन्स क्या होगी, कुछ अलग तरीके की जीन्स दिखाएगा। तो आप क्या चाहोगे कि यार पिछले साल तो वही थी, अगर वही चीज़ आप दोबारा पहनोगे तो आप बोलोगे कि नहीं, ये तो आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, उससे आपको आज कम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सभी बातें हैं ये सभी क्या होनी चाहिए, अपरिवर्तित होनी चाहिए। इसी को मार्शल ने क्या कहा है, एक रूप में मार्शल ने जो कहा है कि अन्य बातें समान रहने पर। मार्शल जो है अपने सिद्धांत के मतलब जब ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तब मार्शल का कहना क्या था कि अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिकाधिक उपभोग करता है, वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो गिरती जाती है। तो मार्शल ने इन शॉर्ट में क्या कहा कि अन्य बातें समान रहनी चाहिए, तभी इस नियम का जो ये नियम है ये लागू होगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसके महत्व को। तो जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, इसका महत्व क्या है, मांग के नियम की व्याख्या करता है। देखिए, जो मांग का नियम है ना, इसकी व्याख्या कौन करता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। कैसे करता है भाई, मांग का नियम क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत, फिर से हम वही बात दोहराएंगे, अन्य बातें समान रहने पर, किसी भी जब हम नियम को परिभाषित करेंगे तो हम पहले इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे, क्या, कि अन्य बातें समान रहें। यानी अन्य बातें अगर परिवर्तित हो जाएगी तो क्या होगा, सिद्धांत जो होगा वो काम नहीं करेगा। तो अन्य बातें समान रहें। उसके बाद आगे देखते हैं मांग के नियम की व्याख्या किस तरह से कर रहा है। मांग का नियम क्या कह रहा था हमारा, जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो अन्य बातें समान रहने पर हम क्या क्या रिएक्ट करते हैं कि हम उस वस्तु का उपभोग जो है कम कर देते हैं। और कीमत जैसे बढ़ जाती है तो उपभोग कम किया, और कीमत घट गई तो उपभोग को बढ़ा देते हैं। यह मांग का नियम कहता है। तो ऐसा क्यों होता है,
जैसे कि अगर अधिक अधिक हम किसी वस्तु का उपभोग करेंगे तो उसका क्या होगा, हमारी यूटिलिटी घट जाएगी। हमारा नियम तो यही कहता है, मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे हम अधिक अधिक वस्तुओं का उपभोग करेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, गिर जाएगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी, जब सीमांत उपयोगिता अगर गिरेगी तो उस वस्तु के लिए हम अधिक प्राइस क्यों देंगे। मान लिया जाए कि हमारे पास 10 केले थे, पहला केला आपने उपभोग किया, आपको ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हुई, आपका पेट भर चुका है। अब अगर वो केले वाला आपको उसी कीमत पर अगर केले देगा तो आप उसका उपभोग क्यों करना चाहोगे, क्योंकि आपका पेट तो भर चुका है। लेकिन फिर भी आप केले खरीद लोगे, क्यों खरीद लोगे, अगर वो उसकी कीमत को कम देगा, अगर कीमत कम करेगा तो आप उसका उपभोग जरूर करोगे। तो मांग के नियम की व्याख्या भी करता है और मूल्य विरोधाभास की व्याख्या संभव हुई। जो मूल्य का विरोधाभास होता है उसकी भी व्याख्या इस नियम से क्या हुई, संभव हो सकी। इसके बाद एडम स्मिथ के द्वारा जो हीरक जल विरोधाभास दिया गया था उसकी भी व्याख्या संभव हुई थी। जो एडम स्मिथ का हीरक जल विरोधाभास था इसकी व्याख्या भी किसके द्वारा संभव हुई, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के द्वारा। अब जो हीरक जल विरोधाभास है इसको हम आगे के जो टॉपिक होंगे उसमें समझेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसका छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो हीरक जल विरोधाभास है इसके अंतर्गत एडम स्मिथ का कहना यह था कि जो हीरा है और जल है इनकी कीमतों में इतना अंतर है, परंतु जो हीरा है वो इतना महंगा होने के बावजूद भी हमारे जो जीवन है उसमें इतना महत्वपूर्ण है नहीं, उससे किसी उपयोगिता का जो जैसे कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। हीरा सिर्फ महंगा है और जल जो है जो इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में कि जिसके ना होने से हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है, फिर भी उसकी कीमत हीरे से कई गुना कम है। आप खुद देख रहे होंगे कि जो हीरा होता है वो कितना अमूल्य होता है और जल जो होता है उसकी कीमत बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। लेकिन जल जो है ये तो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण पदार्थ हो जाता है और जो हीरा है ये हमारे लिए सिर्फ क्या है, दिखावे की वस्तु है। तो यही क्या था, एडम स्मिथ का हीरक जल विरोधाभास था। देखिए इस सिद्धांत की क्या है, कुछ अपवाद भी हैं और कुछ सीमाएं भी हैं। तो इसके अपवाद और सीमाओं को हम समझ लेते हैं। अपवाद में क्या है, मादक पदार्थ का उपभोग। अपवाद का मतलब क्या होता है कि यह नियम जो है कुछ स्थितियों में लागू नहीं होता है, जैसे कि मादक पदार्थों का सेवन। अब हम किसी क्या होता है कि जो व्यक्ति है शराबी है उसके उपभोग का अगर व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो उसका व्यवहार जो होता है ना वो क्या होता है, एक विचारणीय नहीं होता है। यानी मादक पदार्थों में क्या होता है कि जैसे जैसे उपभोग करेगा उनकी यूटिलिटी कम नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी, उनकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी, उनको और आनंद की अनुभूति होगी। तो ये नियम क्या होता है, मादक पदार्थों के सेवन पर कार्य नहीं करता है। और बहुत छोटी इकाइयाँ, अभी हमने क्या पढ़ा था, जो इकाइयाँ हैं वो समान होनी चाहिए और एक मानक रूप से होनी चाहिए। मानक यानी कि हाँ, अब अगर बहुत छोटी इकाइयाँ कर दी आपने तो संतुष्टि में जो अंतर प्राप्त होगा वो उसका हम विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। और क्या है कि दुर्लभ और अप्राप्य फैशन की वस्तुएं, ये भी क्या होती है, इसका एक अपवाद होती हैं। जैसे दुर्लभ वस्तु है तो दुर्लभ वस्तुएं हमें कितनी भी प्राप्त हो जाएं हमारी उपयोगिता में कोई कमी नहीं होगी। अप्राप्य है या फैशन की वस्तुएं हैं जो चलन में है, ऐसी वस्तुएं हमें जितनी ज़्यादा प्राप्त होगी हमारी तो संतुष्टि और बढ़ती जाएगी कम होने की बजाय। तो नियम तो यहाँ पे भी फेल हो जाएगा। फिर क्या है, रोचक पुस्तक है, गाने हैं। अगर कोई रोचक पुस्तक है, हमने एक रोचक पुस्तक पढ़ी फिर अगली पढ़ी, हमें तो और आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो यह नियम क्या होता है, ऐसी स्थितियों में क्या होता है, यह नियम एक अपवाद के रूप में सामने आती हैं सभी स्थितियां हमारी। ये उसकी क्या है, उस नियम की सीमाएं हैं। अब आगे हम देखते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। यह सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था, इसका प्रतिपादन किया था M.H. गोसेन ने। जो पहले नियम का भी प्रतिपादन किसने किया, गोसेन ने किया था, और इस नियम का प्रतिपादन भी किसने किया, गोसेन ने किया। तो यह नियम देखिए, यह इस पहले जो नियम पढ़ा था हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसको गोसेन का प्रथम नियम कहते थे और इसको क्या कहते हैं, गोसेन का दूसरा नियम। तो यह भी ध्यान रखना है कि जैसे सीधे सीधे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोसेन का दूसरा नियम किसे कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन में ये सभी चीजें होंगी, तो हमें राइट आंसर किसे लगाना है, सम सीमांत उपयोगिता नियम को। ध्यान रखें। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है यह क्या कहता है कि एक उपभोक्ता जब अपनी आय को भिन्न भिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है तो वह इस प्रकार खर्च करेगा कि प्रत्येक वस्तु अंतिम सीमांत उपयोगिता प्रति रुपए के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, देखो समझने वाली बात क्या है। सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है कि जब एक उपभोक्ता, जैसे आय जो है, उपभोक्ता की जो आय है यह तो फिक्स है।
अब वह इसे जो अलग अलग वस्तुओं पर खर्च करता है तो वह इस तरह से खर्च करेगा कि उसकी जो प्रति रुपये जो उपयोगिता प्राप्त होनी है वो बराबर हो। यानी कि हमने मान लो एक जो एक एक बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, ये है मान लो पार्ले जी और ये है हमारा ओरियो का बिस्किट। तो पार्ले जी के लिए हम कितना कीमत देने को तैयार है, 10 रुपये। पार्ले जी के लिए मान लो हम 10 रुपये देने को तैयार हैं और ओरियो के लिए हम 12 रुपये देने को तैयार हैं। तो इससे हमें क्या होना चाहिए, जो पार्ले जी के लिए 10 रुपये दे रहे हैं तो इससे मान लो हमें 10 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी प्राप्त होती है। तो जो इस ओरियो है, ओरियो को खाने से हमें 12 यूटिल्स प्राप्त होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब हम इसके लिए 10 रुपये देने को तैयार हैं और इससे हमें 10 यूटिल्स प्राप्त हो रहा है, तो किसी वस्तु के लिए अगर हम 12 रुपये दे रहे हैं तो उससे हमें 12 यूटिल्स प्राप्त होना चाहिए। यानी जो 1 रुपये से मिलने वाली संतुष्टि है वो क्या होनी चाहिए, प्रति रुपये के मतलब जो है संतुष्टि बराबर होनी चाहिए। एक उपभोक्ता जब अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है तो इस प्रकार से खर्च करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर अंतिम यानी कि सीमांत उपयोगिता जो है वो प्रति रुपये बराबर हो जाए। यह क्या है, सम सीमांत उपयोगिता नियम है। तो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।